चलिए दूसरे स्टेप में इस पाठ में दूसरे प्रश्न पर आज हम चर्चा करते हैं। जैसे दूसरा प्रश्न है कि किसी नमूने की पहचान तथा वर्गीकरण करने के लिए उनके मूलभूत लक्षणों जैसे शारीरिक संगठन, शारीरिक सममिति, प्रगुहा के प्रकृति, पृष्ठरज्जु आदि का परीक्षण करें ताकि वर्गीकरण में उसका स्थान सुनिश्चित किया जा सके। तो ये जो है प्रश्न का क्या है, अगर आपको कोई नमूना दे दिया जाए तो वर्गीकरण हेतु आप कौन सा कदम उठाएंगे? ठीक, इस पर क्या प्रश्न बन जाएगा कि यदि आपको कोई नमूना दे दिया जाए तो वर्गीकरण हेतु कौन सा कदम उठाएंगे? वर्गीकरण हेतु कौन सा कदम उठाएंगे अगर आपको कोई नमूना दे दिया जाए? तो मान लीजिए जो आपको नमूना दिया जाए, कुछ हिंट दिया जाएगा। जैसे अभी इससे पहले वाले चैप्टर में हमने बताया, जो बताया था कि जैसे शारीरिक संगठन है, शारीरिक सममिति है, प्रगुहा की स्थिति है, ये ना क्या मान लीजिए नमूना है शारीरिक संगठन है, प्रगुहा की स्थिति है, सममिति। मान लीजिए ये नमूना आपको मिल गया है, तो इस पर आपको वर्गीकरण करने में कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि ऐसे होने पर हम जीव को उसी समूह में रखेंगे वो जिस समूह का उसमें जो कैरेक्टर है। जैसे मान लीजिए बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी शारीरिक संगठन, यूनिसेल्युलर जीव एनिमल को ले लीजिए, यूनिसेल्युलर एनिमल यानी कि एक कोशिकीय जीव। अब ये कोशिकीय जीव का मतलब ये है कि जितने भी जीव हैं इस संगठन के होंगे जिनका शरीर एक ही कोशिका का बना हुआ होगा, उसमें कल हमने जैसे बताया कि उसमें फ्लैजिला के द्वारा मूवमेंट, सीडोपोडिया के द्वारा जो है मूवमेंट, या फ्लैजिला के द्वारा इस तरह से जो है उसमें आपको हमने बताया कि ये अगर ऐसे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाए जा रहे हैं तो हम इस समस्त जीवों को एक कोश के यानी कि फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखते हैं। हमें उसके बारे में जो कोई समस्या नहीं होती है। या मान लीजिए कि मल्टी सेलुलर है, उन जीवों का जो शरीर है वो एक से अधिक बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, तो हम ऐसे जीवों को वह कोशिकीय जीवों के कैटेगरी में रखते हैं। ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर हो गया। प्रगुहा की स्थिति का मतलब जो होता है एक सीलोमेट और एक ये सीलोमेट होता है। सीलोमेट का मतलब जिसमें गुहा पाई जाए, कैविटी पाई जाए, यानी कि जिसकी बॉडी जो है कैविटी युक्त होती है, कैविटी पाई जाती है। जैसे सिलेंट्रेटा है, सिलेंट्रेटा में इस तरह से आप देखेंगे उसमें ये प्रगुहा
पाई जाती है। ल्यूकोसिलोनिया उसमें जो है इस तरह से कैविटी पाई जाती है। तो इस तरह से जितने जंतु इस कैटेगरी में आएंगे जिसमें सीलोमेट पाया जाएगा यानी कि प्रगुहा पाया जाएगा, वो उनको जो है सीलोमेट कैटेगरी में रखते हैं यानी कि प्रगुहा युक्त जो जंतु कहते हैं। और जिसमें नहीं पाया जाता है उसे ये सीलोमेट के अंतर्गत रखते हैं। अगला फिर और है सममित। सममित का मतलब होता है कि बॉडी को समान रूप से विन्यासित करना। ये क्या है? बाइलेटरली सिमेट्री, ये सिमेट्रिकल और बाइलेटरल सिमेट्रिकल। ये सिमेट्रिकल का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई जंतु है, अगर उस जंतु को बीच से ऊर्ध्वाधर काटा जाए और ऊर्ध्वाधर काटने पर उसके दोनों भाग बराबर हो जाए, दोनों भाग बराबर हो जाते हैं तो उसे बाइलेटरल सिमेट्रिकल कहते हैं, बाइलेटरल सिमेट्रिकल कहते हैं। और जिसमें नहीं होता है वो एसिमेट्रिकल कहलाते हैं। तो ऐसे आधार पर अगर हमको मिल गया है, ये लक्षण ज्ञात हो गए, नमूना मिल गया है, तो हम इन जंतुओं को उनकी व्यवस्था के अनुसार सही प्रकार से व्यवस्थित करके सुनिश्चित रूप से उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। क्लियर? अब दूसरे प्रश्न पर चर्चा करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है कि मछलियों में एयर ब्लैडर की उपस्थिति का क्या महत्व है? प्रश्न है मछलियों में एयर ब्लैडर की उपस्थिति का क्या महत्व है? यानी कि मछलियां जो है, एयर ब्लैडर का मतलब वायु आशय होता है, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ एयर ब्लैडर इन फिशेस, इंपॉर्टेंस ऑफ एयर ब्लैडर इन फिशेस। मछलियों में महत्व देखिए, जो मछलियां हैं, मछलियों में एयर ब्लैडर पाया जाता है। मछलियों में एयर ब्लैडर मीन्स वायु आशय पाया जाता है। यह ग्रास नली की पृष्ठ भित्ति से एक आउटग्रोथ के रूप में निकलती है। जो आहार नाल है, आहार नाल के पृष्ठ भित्ति से एक ग्रास नली जो उसमें समय उसी का भाग है, तो एक आउटग्रोथ के रूप में निकलता है। एयर ब्लैडर जो है ये है गैस का श्रावण, इसकी भित्तियां जो है गैस का श्रावण अथवा अवशोषण करके हाइड्रोस्टैटिक आर्गन का कार्य करती है। इसका हाइड्रोस्टैटिक आर्गन
स्टैटिक ऑर्गन का कार्य करते हैं। जो मछलियों की उत्प्रावकता में सहायक होती है। जैसे देखिए, जब गैस निकल रहा है तो गैस निकलने से क्या होगा, वो मछलियां तेजी से आगे की तरफ बढ़ती हैं, और यदि वो अवशोषित कर रही है, गैस को अवशोषित कर रही है, तो उसमें जो है तैरने की क्रियाशीलता प्रभावित होती है। और जैसे शार्क है या रे, जैसे इलेक्ट्रिक रे है, उसका रे जो है क्या कहते हैं, रे मछलियां, इनमें जो है एयर ब्लैडर का अभाव होता है। शार्क एंड रे फिशेज में शार्क एंड रे फिशेज में एयर ब्लैडर का अभाव होता है। एयर ब्लैडर का अभाव होता है, और जिससे ये हमेशा निरंतर तैरते रहती हैं और डूबने से बची रहती है, डूब नहीं पाती है। और कुछ मछलियां ऐसी हैं जिसमें एयर ब्लैडर श्वसन क्रिया में भी सहायक होती है। अब जैसे कभी कभार आपसे एक प्रश्न किया जाता है कि मछलियां किस प्रकार से श्वसन करती हैं, कैसे सांस लेते हैं, तो आप कह सकते हैं कि मछलियां जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करती है, और इनके श्वसन में जो सहायक अंग है वो गिल स्लेट्स, यानी जिसको हम हिंदी में क्लोथ दरारें कहते हैं, सहायक। क्लियर? अब आइए दूसरे प्रश्न पर चर्चा करते हैं। जैसे एक चमगादड़ है और पक्षी है। चमगादड़ और पक्षी है। चमगादड़ पक्षी की तरह उड़ता है, फिर भी वो पक्षी नहीं है, क्यों? प्रश्न है कि चमगादड़ पक्षी की तरह उड़ता है, फिर भी वह पक्षी नहीं है, क्यों? पक्षी नहीं है क्यों? इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे हम। वह चमगादड़ जो पक्षी की तरह उड़ता है। अब आइए देखें कि उसकी शारीरिक बनावट में क्या डिफरेंस है पक्षी के और चमगादड़ के। तो पहले हम उसके आग्रभाव के देखते हैं। आग्रभाव जिसके सहारे वो उड़ रहे हैं, उसको देखते हैं कि जो पक्षी है, पक्षी में उसका जो आग्रभाव है वो छोटे छोटे परों से मिल करके बना होता है। आग्रभाव छोटे छोटे परों से मिल करके बना होता है, जबकि चमगादड़ में अग्रभाव
त्वचा का बना हुआ होता है। ठीक है ना, अग्रभाग किसका बना होता है? त्वचा का बना हुआ होता है और इसके त्वचा के जो अंगुलियों के अंगुलियां हैं वो नखर युक्त होती हैं, जिसकी सहायता से वो किसी आधार से पकड़कर लटकता है। और क्या, अब बच्चे देने के आधार पर देखेंगे कि जैसे पक्षी जो है, पक्षी अंडे देती है, उसके अंडे से बच्चे निकलते हैं, लेकिन जो चमगादड़ है वो अंडे नहीं देता। चमगादड़ अंडे नहीं देती है, क्या करती है? वो बच्चे देती है। तो ये दो अंतर है आपके, उस जो चमगादड़ है उसका जो पर है, अग्रभाग है, वो त्वचा का बना होता है, ये बच्चे को जन्म देती है, इसलिए यह एक पक्षी की तरह उड़ती है, फिर भी पक्षी नहीं है। अब पक्षी नहीं है तो है क्या? अब इसमें देखें जो है क्या कि बच्चे को जन्म दे रही है, साथ ही साथ इसमें मेमोरी ग्लैंड पाई जा रही है। मेमोरी ग्लैंड मतलब स्तन ग्रंथियां पाई जा रही हैं। तो जब स्तन ग्रंथियां पाई जा रही हैं, इसका मतलब ये पक्षी नहीं, एक स्तनधारी वर्ग का प्राणी है। क्लियर? तो इस आधार पर आपने इसको देखा कि किस वर्ग का प्राणी। इस तरह से आप लोगों ने इन प्रश्नों को देखा और इसके नोट्स जरूर भेजेंगे हम, और आप लोग इसका नोट्स बनाएंगे। धन्यवाद।